हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से आपका स्वागत है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के पार्ट 2 के लिए। आज कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ को आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी रिसिप्ट। व्हेन मनी इज़ रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इट इज़ नोन एज रिसिप्ट। तो देखिए, जब भी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हम करते हैं और उसकी वजह से अगर हमें पैसा मिलता है, जैसे कि हमने गुड्स सेल किए या कोई सर्विस प्रोवाइड करी, तो जब भी इन चीज़ों की वजह से हमें पैसा मिलता है उसको हम बिज़नेस का रिसिप्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे। अब ये रिसिप्ट दो तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? तो दिस रिसिप्ट इज़ नॉट रिसीव्ड रेगुलरली, दिस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स और बाय इशूइंग डिबेंचर्स। मतलब ये एक ऐसी रिसिप्ट है जो हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती है। ये रिसिप्ट हमें जब हम कोई एसेट बेचते हैं, बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट बेचते हैं, उससे जो पैसा मिलता है जो कि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, या फिर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई डिबेंचर्स इश्यू होते हैं, अगेन वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं। कुछ सालों में एक बार डिबेंचर इश्यू होते हैं, कुछ सालों में एक बार एसेट बेची जाती है। इसलिए ऐसी रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट के तौर पे हम ट्रीट करेंगे। फिर आता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी जो रिसिप्ट रेगुलर फ्लो होता है जिस रिसिप्ट का, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे। द फ्लो ऑफ दिस रिसिप्ट वुड रिमेन कांस्टेंट। फ्रॉम दिस रिसिप्ट प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड कैन बी असर्टेन। मतलब बिजनेस में जो भी रेवेन्यू, जो भी इनकम हमें रेगुलर बेसिस पे मिलती है, फॉर एग्जांपल सेल का पैसा हमें रेगुलर बेसिस पे मिलता है, हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका पेमेंट हमें रेगुलर बेसिस पे मिलता है, उसका फीस, कमीशन वगैरह, अगर कोई भी इनकम हमें रेगुलर बेसिस पे मिल रही है तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेमेंट। तो मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज पेमेंट। जैसे कि रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट था, वैसा ही पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी है कि अगर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से कोई पेमेंट करते हैं, जैसे हमने कोई परचेज किया, उसका कोई पैसा चुकाया, कोई हमने सर्विस एक्वायर किया, जैसे कि किसी को वेजेस पे किया, किसी को सैलरी पे किया, किसी को कमीशन पे किया, तो ये सारे पेमेंट्स की कैटेगरी में जाएंगे। अब इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द पेमेंट इज नॉट रेगुलर इन नेचर व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर परचेस्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। देखिए, अब कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं ना जो रेगुलर बेसिस पे हम नहीं करते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, उसका पेमेंट हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं। तो ये जो पेमेंट किया वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल पेमेंट होगा। और उसके ऑपोजिट में है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि इसका जो फ्लो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो पेमेंट हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया, हमारे बिजनेस का रेंट हो गया, तो ये सारे जो एक्सपेंस है वो हम रूटीन में, रेगुलर में पेमेंट करते हैं, तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाएगा। फिर हम एक्सपेंस, तो द अमाउंट स्पेंड एंड द बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज एक्सपेंस। तो जो भी हम अमाउंट स्पेंड करते हैं जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में ही मिलना है, जैसे कि सैलरी, रेंट, वेजेस, कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ये सारे जो भी खर्चे हैं जिनका करंट ईयर में हमें बेनिफिट मिलना है, उनको हम एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे। फिर आती है हमारी रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को हम आम लैंग्वेज में जिसको हम इनकम बोलते हैं, जैसे कि हमने कोई गुड्स बेचा, उसका पैसा मिला, सो अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विस। जैसे किसी ने सर्विस प्रोवाइड करी, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्विस प्रोवाइड करी, कोई लॉयर ने सर्विस प्रोवाइड करी, उनको जो फीस मिला तो वो उसकी हो जाएगी रेवेन्यू। अगर अकेला रेवेन्यू वर्ड आता है तो उसको हम इनकम के तौर पर ट्रीट करेंगे। फिर आता है हमारा प्रॉफिट। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रॉफिट यानी बिजनेस का मुनाफा। आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट्स फ्रॉम रेगुलर रिसिप्ट एनी सरप्लस रिमेनिंग इज नोन एज प्रॉफिट। तो बिजनेस की जो रेगुलर रिसिप्ट होती है, रेगुलर इनकम होती है, उसमें से जो बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं, उनको पे करने के बाद जो भी सरप्लस बचता है उसको हम प्रॉफिट के तौर पे ट्रीट करेंगे। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है लॉस। लॉस यानी हमारा नुकसान। तो अगर हमारे पेमेंट्स ज़्यादा हैं और रिसिप्ट कम है तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस आएगा, जो डेफिसिट क्रिएट होगा, उसको हम लॉस बोलेंगे। सो आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर रिसिप्ट्स फ्रॉम रेगुलर पेमेंट एनी डेफिसिट रिमेनिंग इज नोन एज लॉस।
फिर आता है हमारा परचेस। तो देखिए यहाँ पे परचेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में हम बहुत सारी चीज़ें परचेस करते हैं, लेकिन मेनली जो परचेस होता है वो गुड्स का होता है। गुड्स किसको हम ट्रीट करेंगे कि बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है वो गुड्स के तौर पे हम ट्रीट करेंगे। जैसे कि अगर फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर उस दुकानदार के लिए गुड्स होगा। अगर ग्रॉसरी की दुकान है तो उस दुकान में जो भी किराना का सामान है वो उसके लिए गुड्स बन जाएगा। सिमिलरली अगर किसी भी चीज़, जैसे कपड़े का दुकानदार है तो उसकी दुकान में जो भी कपड़े उसने बेचने के लिए रखे हैं वो सब उसके गुड्स कहलाएंगे। तो अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ दोज गुड्स इज नोन एज परचेज। तो कोई भी बिजनेसमैन गुड्स का बिजनेस करता है और जब वो गुड्स खरीदता है तो उसको हम अकाउंटिंग में परचेज के तौर पे ट्रीट करेंगे। और सिमिलरली सेल्स, तो अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स ऑफ राइट एंड द सेल ऑफ दोज गुड्स इज नोन एज सेल्स। तो जब भी कोई बिजनेसमैन जिस चीज़ का व्यापार करता है, जिस चीज़ का बिजनेस करता है, अगर वो चीज़ वो बेचता है तो उसको हम उसकी सेल्स के तौर पे ट्रीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है स्टॉक। तो गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड इन बिजनेस आर नोन एज स्टॉक इन बिजनेस। तो स्टॉक किसको बोलेंगे? तो जो भी गुड्स, इसको इन्वेंट्री भी बोला जाता है, जो भी गुड्स हमारे बिके नहीं हैं, जो हमने सेल नहीं किए, जो हमारे गोडाउन में, हमारी दुकान में, हमारे स्टोर में अभी पड़े हुए हैं, जिनको बेचना बाकी है, वो हमारा हो जाएगा स्टॉक। फिर आते हैं डेटर्स। When businessman sells goods on credit to his own customer, those customer are called as debtors। तो जब भी बिजनेसमैन किसी भी अपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेचता है, मतलब उधार पे गुड्स देता है, तो वो कस्टमर हमारे बिजनेस का डेटर बन जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिल रिसीवेबल का। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट वेयर देयर आर टू पार्टीज, वन इज बिल राइटर, अदर इज बिल एक्सेप्टर। एक होता है बिल राइटर और दूसरा होता है बिल एक्सेप्टर। राइटर जनरली वो होता है जिसको पैसे लेने हैं। अगर हमने किसी डेटर को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए हैं तो हम वो डेटर के नाम का एक बिल ड्रॉ करेंगे, वो बिल हम डेटर को देंगे, डेटर उस बिल के ऊपर साइन करेगा, मतलब उस बिल को वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा? वेयर बिल राइटर एक्वायर्स राइट टू रिसीव सर्टन अमाउंट एज पर प्री डिटरमाइंड डेट इन द फ्यूचर, इट बिकम्स रिसीवेबल। जहां पे बिल राइटर को एक राइट मिलता है कि वो एक प्री डिटरमाइंड डेट पे, फ्यूचर डेट पे उसको वो पैसा जो है एक्सेप्टर से मिलेगा, मतलब जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया है, जनरली क्रेडिटर, तो वो क्रेडिटर उसको वो पैसा जो 2-3 महीना 4 महीना जो भी उसका टर्म है, वो टर्म फिनिश होने के बाद उसकी बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी और उस मैच्योरिटी डेट पे उस बिल का पैसा जो राइटर ऑफ द बिल है या फिर जिसको वो पैसा मिलना है, जिसके पास वो बिल होगा, उसे वो पैसा मिलेगा। तो बिल इज अ बिल रिसीवेबल फॉर द राइटर। तो जो बिल राइट करता है उसके लिए ये बिल रिसीवेबल बनेगा, और जो इस बिल को एक्सेप्ट करेगा उसके लिए ये बिल पेएबल बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसीवेबल। तो एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय बिजनेसमैन इन द फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन्स इज नोन एज रिसीवेबल्स। तो फ्यूचर में अगर किसी पर्सन या मोर देन वन पर्सन से अगर हमें कोई भी पैसा लेना है तो वो हमारे बिजनेस का रिसीवेबल बन जाएगा। सिमिलरली डेटर का ऑपोजिट होता है क्रेडिटर। तो अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर। मतलब जिस पर्सन से हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं, जिसको पैसा चुकाना बाकी है, वो हमारे बिजनेस का क्रेडिटर बन जाएगा। और बिल रिसीवेबल का एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा हमारा बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल में हमने ये देखा कि राइटर बिल राइट करने के बाद एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करता है। तो जो बंदा बिल को एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्ट करता है कि इतने टाइम के बाद मैं राइटर को इतना पैसा चुकाऊंगा, तो वो उसके लिए बिल पेएबल बन जाएगा। बिल पेएबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट वेयर देयर आर टू पार्टीज, बिल राइटर, बिल एक्सेप्टर, वेयर बिल एक्सेप्टर एक्सेप्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक्सेप्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को टू पे सर्टन अमाउंट एज पर प्री डिटरमाइंड डेट इन द फ्यूचर, सो इट बिकम्स बिल पेएबल। तो वो बन जाएगा बिल पेएबल। अब जैसे हमने रिसीवेबल देखा वैसे पेएबल, एनी अमाउंट टू बी पेड बाय द बिजनेस पर्सन इन द फ्यूचर। बिजनेस पर्सन को फ्यूचर में जो भी अमाउंट्स पे करने हैं वो सारे अमाउंट्स पेएबल के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे। उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट है हमारा कॉस्ट। तो टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज वॉट एवर एक्सपेंसेज आर रिक्वायर्ड, द सम ऑफ दोज एक्सपेंसेज आर नोन एज कॉस्ट। तो जब भी कोई भी बिजनेस हम करते हैं, वो बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स एक्वायर करते हैं, वो गुड्स एक्वायर करने के लिए या फिर वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने जो कोई भी खर्चे किए हैं
या कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमने इन टोटल जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो सारे एक्सपेंडिचर का टोटल हम कॉस्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 3 में।